Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आज हम अपनी खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड की मनमोहक और आकर्षक लोक कलाओं की, जो शायद आज विलुप्त सी होती जा रही हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति और लोक कलाओं से जुड़ा एक सुनहरा इतिहास है। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल सौ लरन की रही न काहू होश। कई सौ वर्षों पहले लिखी गई महाराजा छत्रसाल के साम्राज्य को बताती हुई ये लकीरें बुंदेलखंड के मानचित्र को आंखों के सामने ला देती हैं। अखंड भारत बनने के बाद बुंदेलखंड दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें आधा हिस्सा मध्य प्रदेश और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। बुंदेली क्षेत्र की मुख्य बोली है। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है, उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा बन पड़ता है। लेकिन दूसरी संस्कृति के प्रभाव और अन्य कारणों से बुंदेलखंड धीरे धीरे अपनी संस्कृति व लोक कलाओं को खोता सा जा रहा है। बुंदेलखंडी लोगों के जज्बात लोकगीतों के रूप में पैदा हुए हैं। यह लोकगीत जहां एक और संस्कारों एवं लोकाचारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र की संस्कृति एवं परंपराओं को सुरक्षित रखे हैं, वहीं अनेक गीत अपनी कोख में इतिहास भी छिपाए हुए हैं। पर ये गीत आजकल बहुत ही कम सुने जाते हैं। इस बारे में लोक गायक हरगोविंद विश्व बताते हैं कि पहले लोकगीतों का बड़ा क्रेज था, लेकिन आज इसके बहुत कम श्रोता बचे हैं। जी, पहली बात तो ये है कि जब तक हम लोकगीत की वास्तविक परिभाषा ना जाने, तो बुंदेली गीत, लोकगीत और पारंपरिक गीत, तो चार भाग हैं। पहला है पारंपरिक गीत। पारंपरिक का मतलब ये होता है कि जिसमें ना तो शब्द बदलते हैं, ना भाव बदलता है, ना उसकी ट्यून या धुन बदलती है। विशुद्ध पारंपरिक, जो चला आया शब्द वही चला आया। फिर दूसरे होते हैं लोकगीत। उसमें क्या है कि समय समय पर कुछ परिवर्तन, कुछ शब्द जोड़ देते हैं, कुछ शब्द घटा देते हैं और कुछ धुन में थोड़ा सा चेंज आता है, तो ये तो लोकगीत होते हैं। तीसरा है लोक शैली गीत। ये लोक गीतों की धुन पर और उतनी ही मात्राओं पर लिखे जाते हैं, जैसे कि कभी कभी फिल्मों में लोग ट्यून दे देते हैं, इस पे लिख दीजिए, ऐसे हो। और चौथे हैं बुंदेली लोकगीत, जिनमें ना पारंपरिकता है और ना भी लोकगीत हैं, कवियों के स्वयं रचित गीत होते हैं। उसका संस्कार गीत होता है। संस्कार माने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो गीत हुआ करते हैं, उनको हम संस्कार के भाग में बांटते। खत्म होने की स्थिति में एक धर्मासावरी गीत है, वो पूर्ण रूप से खत्म होने की स्थिति में, क्या खत्म ही हो गया है। ना उसके गायक बचे हैं और ना उसको कोई गाता है। और हमारे जो विद्वानों के लेख हैं उनमें भी मिलता है, तो ये गीत प्राय लुप्त हो रहे हैं। यानी कथानक गीतों में आता है। ये पंवारे गीत हुआ करते हैं। पंवारे किसी वीर के या भक्त के रूप में गाए जाते हैं, वे भी प्राय अब नहीं गाते कोई। और हमारे जो लोकवाद्य हैं, वे लोकवाद्य हैं जो सहज रूप से प्राप्त होते हैं। मादर है, मृदंग है, तुरी है, हमारे यहाँ बांसुरी है, कृष्ण बांसुरी प्रधान है। तो ये जो वाद्य हैं, इनसे मधुरता भी आती है और लोकगीतों की आत्मा भी नष्ट नहीं होती, जहाँ तक मेरा विचार हैं। तो हमारी ओरिजिनलिटी समाप्त हो जाती है। तो फिर हम उसको, जैसा हमारे फिल्म वाले कर रहे हैं आजकल, टीवी पे इतना व्यस्त हो गया आदमी, टीवी के सामने बैठा रहता है, उसे संसार की संस्कृति के गीत, संसार की चीजें दिखाई देती हैं, तो वो कौन समय खराब करेगा। इसलिए इनकी मात्रा जरूर कम हो गई है, इनके आयोजन जरूर कम हो गए हैं। कई शासकों और वंशों के शासन का इतिहास होने के बावजूद बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेलखंड की संपूर्ण एवं समृद्ध संस्कृति कई बार देश व विदेशों में अपनी कला का परचम लहरा चुकी है। लेना बंदना की
लोक गायक शिवरतन यादव बताते हैं कि बुंदेलखंड में हर महीने, हर रस्म, हर मौसम, हर कार्यक्रम के लिए लोकगीत हैं। लोकगीतों में बुंदेलखंड का समाज, इतिहास और परंपराएं पूरी तरह से दिखाई देती हैं। इनमें कहीं हर्षोल्लास है तो कहीं नोकझोंक भी, कहीं जातीय गौरव दिखाई देता है तो कहीं राष्ट्रीयता का बोध। किन्हीं गीतों की रचना हास परिहास, राग अनुराग के वश में हुई है तो कई गीत मेहनत की तारीफ में भी लिखे गए हैं। तो जितने भी ये लोक नाट्य होते थे, मनोरंजन के यही साधन होते थे सामान्यतः, क्योंकि और कोई साधन होता नहीं था। बच्चों में भी खेल गीत होते थे, वो अपने मनोरंजन के खेल गीत गाते भी थे और उसके साथ साथ खेल के साथ साथ। तो ये तो स्वाभाविक है कि विलुप्त हो रहे हैं। अब चूंकि उतना समय नहीं है आदमी के पास, सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, परिवर्तन एक संसार का नियम है, तो इसमें भी परिवर्तन आ गया, तो इसीलिए ये विलुप्त हो रहे खेल जो होते थे। बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण कलाओं में से एक लोक नृत्य जो आज विलुप्ति की ओर है। इन लोक नृत्यों में पहनने और ओढ़ने में बुंदेली संस्कृति की झलक मिलती है, पर अब ये नृत्य शहरों से गुम हो चुके हैं और इनकी थोड़ी बहुत झलक सिर्फ गांवों में देखने को मिलती है। लोगों की खुशी, सुर और ताल का संगम नृत्य बन जाता है। हमेशा से खुशी के पलों और अवसरों पर नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। माना जाता है कि इससे सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। बुंदेलखंड में बधाई, नौरता और बरेदी नृत्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हाल ही में इन नृत्यों का व्यवसायीकरण भी देखने को मिला है, लेकिन बावजूद इसके ये नृत्य आज भी अपने वजूद में हैं। कला गुरु डॉक्टर विष्णु पाठक बताते हैं कि कुछ लोग इन कलाओं को व्यवसाय बना चुके हैं, जिससे कलाकारों का तो शोषण होता ही है, साथ ही साथ इन कलाओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नृत्यों की कोरियोग्राफी कर उनके स्टेज शोज करके उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी लोक कलाओं को बचाने के बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है और अगर ये खत्म हो गई तो समाज भी बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी बुंदेलखंड के बारे में एक बात कहेंगे कि मध्यकाल से बुंदेलखंड की संस्कृति हमेशा धनाढ्य रही है। और मैं ये कहूँगा कि जो संस्कृति है, इसको लोक संस्कृति कहते हैं, वो किसान के आसपास घूमती है। किसान गाता है तो लोकगीत, किसान बोलता है तो बोली, किसान नाचता है तो लोक नृत्य, और किसान नाटक करता है तो नाटक, और स्वांग करता है स्वांग। सब किसान के आसपास हमारी लोक कलाएं घूमती है। कि बुंदेलखंड में कुछ जातिगत नृत्य हैं लोग, कुछ सामाजिक है और कुछ अनुष्ठानिक है। उनका विलुप्त होने का कारण ये कि युवा पीढ़ी उसको अपना नहीं रही। किसी को उसकी जानकारी नहीं होने से जो प्रस्तुत हो रहा है वो कहीं दोषपूर्ण तो है, और ऐसे लोगों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है जो पैसे लेके, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, सागर में ऐसे लोग बहुत से हैं जो शायद मैं ये कहूँ कि उन्होंने दुकान खोल रखी है और वो अगर शास्त्रीय खोल सकी थी तो लोकगीत से पैसा कमा रहे हैं, लोक नृत्य से कमा रहे हैं। लोक नृत्यों पर तो मेरा ख्याल शायद कोई काम नहीं हो रहा है। कोई एक सामूहिक लोक नृत्यों के दल जरूर है, वो भी कमा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि विकृति बहुत ज़्यादा सामने आई, अनुकृति बहुत कम हो रही है। इसलिए आवश्यकता है इसको बचाया जाए, वरना आने वाली पीढ़ी को बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुंदेल भूमि अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, तो अपनी वास्तुकला और संगीत कला के लिए भी। यहाँ अगर आल्हाउदल, जगदेव, छत्रसाल और लक्ष्मीबाई की टंकार सुनाई देती है तो बैजू बावरा, ध्रुपद आदि के राग भी यहाँ गूंजे हैं। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, लेकिन तलवारों के साथ साथ यहाँ ढोल की थापों और घुंघरूओं की झनकार भी राग उत्पन्न करती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कई तरह की लोक गाथाएं प्रचलित हैं। विशेष तौर पर छत्रसाल बुंदेला की लोक गाथाएं
और लोक नाट्य यहाँ लोक मनोरंजन का विशेष जरिया है। यहाँ रामलीला और रासलीला की धूम तो रहती ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र के कुछ निजी लोक नाट्य भी हैं, जिनकी एक विशेष परंपरा बुंदेलखंड अंचल में दिखाई देती है। बुंदेलखंड अंचल के प्रमुख निजी लोक नाट्य भंडैती, रहस, कांडरा और स्वांग हैं। बुंदेलखंड की लोक गाथाओं व लोक नाट्यों के बारे में पूर्व विख्याता ओपी चौबे बताते हैं कि लोक नाट्य तो आज भी कई जगहों पर देखे जा सकते हैं, पर लोक गाथाएं तो लगभग समाप्त ही हो गई हैं। इन कलाओं के संरक्षण, संवर्धन व प्रशिक्षण के लिए शासन प्रतियोगिताओं, शिविरों, कार्यशालाओं और भी कई तरह के प्रयास कर रहा है, पर फिर भी शासन के प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने लोक कलाओं व लोक नाट्यों के संबंध में यह भी जाना कि पहले और आज में इन कलाओं में कितना फर्क आ चुका है। बुंदेलखंड में बैरायठा मतलब एक महाभारत की गाथा है जी, जो महाराज शांतनु के जन्म के पहले से और पूरी रामायण। और अभी आप देखें तो जानकारी लें तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विलुप्त है। मैंने इसका संकलन किया था, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं संस्कृति विभाग को भेजी थी। और गाथाओं को देखें तो रैया में आदमी 8-10 लाइनें गाते हैं, उसके अलावा रैया की जानकारी किसी को नहीं है। तो रैया भी एक गाथा विलुप्त होने की कगार पर है, जबकि रैया की गायकी जो है मतलब उसकी गाथा मीन्स जन्म के पहले से वो पूरा उसका जीवन गेय हो, उसको हम गाथा बोलेंगे। तो रैया की गाथा भी है। धर्मा सांवरी की गाथा है। धर्मा सांवरी मतलब एक चिरवा चिरैया की गाथा है, और वो अगले जन्म में धर्मा सांवरी के नाम से जन्म लेते हैं, तो वो उनका पूरा जीवन चलता है, वो गाथा भी नहीं। मेरे ख्याल से यही माध्यम है कि आप प्रचार प्रसार के माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग हो, दूरदर्शन में इनके वो हो। अब कुछ भी परोस रहे हैं लोगों के सामने जिनका कोई मतलब नहीं होता है। हमारी समाज, हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं जी। अगर गीत और गाथाएं और कथाएं रहेंगी तो उसमें संस्कृति का कहीं ना कहीं तो वो होगा। जैसे आप आलाखंड है, आलाखंड एक बहुत महत्वपूर्ण लोक काव्य है। आलाखंड की परंपरा भी वर्तमान में बहुत कम होती जा रही है, जबकि आला में भी सारी चीजें हैं वो विद्यमान। तो ये सब चीजें तो विलुप्त हो जाएंगी, हमारी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। जहाँ एक और बुंदेलखंड में लोक कलाएं दिन ब दिन अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस कला को न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि उसका अस्तित्व बचाने में लगे हैं। से मैं यहाँ पे संस्था में नृत्य का प्रयोग कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं सिखा भी रही हूँ। और यहाँ जो फोक डांस होते हैं, मैं 7 फोक डांस थे पहले, बधाई, नौता, सैताम और मतलब समथिंग 7 थे। लेकिन एक जो नया लोक नृत्य का भी मतलब सर ने अभी नया खोजा है, वो है गणेश नर्तन। बस वो जब स्टार्ट हुआ तभी से हमने स्टार्ट किया डांस सीखना। 8वां लोक नृत्य है ये, मतलब फोक लोक नृत्य जो है। मुझे भी 1.5 साल हो गया है। अभी 1.5 साल से मैंने मतलब इसका जी मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई दोनों सपोर्ट करते हैं मेरे लिए, सब लोग सपोर्ट करते हैं, एंड फैमिली वाले सब लोग सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी, हमारे देश में आजकल पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश हो गया है, जिसके कारण पश्चिमी लोग हमारे लिए मतलब ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हम पश्चिमी डांस सीखें या कुछ भी। फोक डांस हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमारी बुंदेलखंड का जो नृत्य है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें नौरता है और भी है, बधाई है, जिसमें अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे हम लोग को करने में। और यहाँ के गुरुजी हैं जो हमारे श्री विष्णु पाठक जी, वो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, जिसमें थ्योरी का भी नॉलेज देते हैं एंड हमारे लिए डांस भी सिखाते हैं। वैसे तो 21वीं सदी युवाओं का दौर कही जाती है, लेकिन आजकल नई तकनीकों के क्रेज के चलते युवा अपना रुख अलग अलग क्षेत्रों में मोड़ रहे हैं, जिसमें सिनेमा, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन जैसे ढेरों हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं
जो लोक कलाओं में अपना भविष्य देखते हैं। सागर कला में चोइयत राय, सागर कला में चोइयत राय, संगी संगन तिली से बे उतराय ने ना बन लागे कहियो हो चोली बन लागे कहियो हो ने ना बन लागे कहियो हो चोली बन लागे कहियो हो। सागर टीवी न्यूज की इस खास पेशकश में हमने बुंदेलखंड की लोक कलाएं, लोकगीत और लोक नाट्यों की वर्तमान हालातों के बारे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारी धरोहर ही नहीं, हमारी पहचान भी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार सागर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमारी इस खास पेशकश को लेकर मैं हूं शाहबाज खान। आज कई लोगों ने जिंदगी को एक खेल समझ लिया है। लगातार आत्महत्या और आत्महत्या की कोशिश की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन आत्महत्या को करने वाले सबसे ज़्यादा हमारे युवा होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई लोग आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाने से बिल्कुल नहीं डरते। ये लोग एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते कि आखिर उन पर क्या बीतेगी। जिंदगी मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। वैसे तो जिंदगी कुदरत का एक हसीन तोहफा है जो हमें जीने के लिए मिला है, लेकिन कई लोग न जाने क्यों इससे रूठकर मौत को गले लगा लेते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हमने आत्महत्या और इससे जुड़े कई पहलुओं को टटोला है और जानने की कोशिश की है आखिर उस मौत में ऐसा क्या है कि कई लोग अपनों को छोड़कर उसे गले लगा लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनके ऐसे अपने भी हैं जो शायद उनके जाने के बाद टूट जाएंगे। आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही लोगों की जो आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कोई परीक्षा में फेल होने के डर से मौत को गले लगा लेता है, तो कभी कोई ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर कोई एक तरफा प्यार में जान दे देता है, तो कभी प्यार में एक साथ ना होने के कारण, कभी बेरोजगारी किसी की मौत का कारण बनती है, तो कभी पारिवारिक या सामाजिक या काम का तनाव। कोई कर्ज में फंसकर जिंदगी से छुटकारा पा लेता है, तो कोई शादी टूटने की बदनामी के डर से अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। लेकिन कोई क्यों इतना मजबूर हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर कोई क्यों मौत और जिंदगी में मौत को चुनता है। हमारी इस खास पेशकश में हमने सागर में हुई कुछ चुनिंदा आत्महत्या के मामलों को लिया। हमारा मकसद उन मामलों को दोबारा उठाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि खुदकुशी करने के दौरान और उसके बाद परिवार का क्या हाल रहा होगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, ये सच है कि जिंदगी अगर एक बार छूट गई तो दोबारा कभी किसी को नहीं मिली। हमने ऐसे ही कुछ परिवारों से बात की जिनके अपने उन्हें अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर चले गए। इन सब में हमने सबसे पहले बात की एक ऐसी पढ़ी लिखी नौजवान लड़की के परिवार से जिसने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे गम था उसकी शादी टूटने का। हम बात कर रहे हैं सागर के चर्चित सुसाइड केस प्रिया तिर्की सुसाइड की। प्रिया जो डिग्री कॉलेज में थी, उसने शादी का रिश्ता टूटने के सदमे में मौत को गले लगा लिया और अपने पीछे छोड़ गई अपनी माँ और 2 छोटी बहनों को। प्रिया की मां शशि तिर्की आज भी वो दिन याद करते करते रो पड़ती हैं। उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। कभी वे प्रिया के पुराने कपड़ों को निहारती हैं तो कभी उसके कब्र के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगती हैं। अपनी होनहार बेटी को याद करते करते वो बताती हैं कि प्रिया की शादी टूट गई थी और वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके साथ विश्वासघात हुआ था। उसकी जिंदगी में बेटा विपिन नाम का लड़का आया था। उसने फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती बढ़ाई। लड़का क्रिश्चियन था, रिच फैमिली से था, इकलौता लड़का था। उन्होंने ये कहा कि किसी से मत चर्चा करना कि इन लोग की शादी हो रही है, लोग हमसे जलते हैं।
जलते हैं वो, तो वो सुनेंगे तो वो रिश्ता तोड़वा देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी किसी से मत चर्चा करना, बहुत सीधी थी मेरी बेटी, तो जो उनने कह दिया तो वो सही है। एक सुनील श्रीवास्तव था वहीं पे कॉलेज में, वो भी लेक्चरर है, तो वो भी बहुत इसके उसमें था कि अरे विपिन बहुत अच्छा लड़का है, तुम शादी कर लो, तुम अच्छे से रहोगी उससे शादी करके। इन सब के अब दिन भर तो उसको कॉलेज में रहना था, और मुझे ऐसा लगता था कि जब बिटिया इतना कह रही है, इतनी समझदार है, तो लड़का अच्छा होगा। मैं ये जानती थी कि ये विपिन है और इनका इकलौता लड़का है, लेकिन इसके अंदर क्या गुण है मुझे ये नहीं मालूम थे, और ना मैंने किसी से चर्चा की, ना मैंने किसी से पूछा। बस बिटिया ने जो बता दिया मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। इसके बाद जब सगाई को 2 दिन रह गए, 30 अगस्त को सगाई थी और करीब 27 तारीख को उसकी माँ ने कहा कि देखो वो तुम्हारे घर में नहीं हो पाएगी सगाई, एक काम करो कहीं होटल बुक करो। इतने अरमानों से मैंने 1 लाख रुपए की उसकी एंगेजमेंट की, और उसके बाद वो इतनी बेइज्जती करे, एक थैले में रख के वो सामान दरवाजे पे रख जाए, तो उस माँ पे क्या बीतेगी। रोई, इतना रोई कि पागल सी हो गई मेरी बेटी पे। क्या है बेटा, वो पढ़ाई लिखाई में तेज थी, तो वो सोचती थी वो बहुत तेज है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी बेटा। हर साल उसका फर्स्ट डिवीजन बना, उसकी फाइलें, उसके कपड़े, उसकी हर चीज आज भी वैसे ही घर में रखी है जैसे जब रखी थी। हर चीज उसकी वैसे ही रखी है संभाल के मैंने। जहां एक माँ अपनी जवान बेटी के मौत के गम में डूबी है, वहीं अब हम आपको मिलवाते हैं एक पत्नी और माँ से। माँ जहां उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बेटे की मौत के सदमे में सब कुछ भूल चुकी है, वहीं पत्नी अब तक कुदरत ने उसके साथ क्या खेल खेला है ये समझ ही नहीं पाई है। सागर के शुक्रवार में रहने वाली कृष्णा सुरवैया, जिन्होंने फरवरी 2015 में अपने पति राम कुमार सुरवैया को खो दिया। राम कुमार ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पीछे छोड़ गए 2 बच्चे, पत्नी और बूढ़ी माँ। आज भी ये माँ सुबह से शाम तक बस अपने बेटे को याद करती रहती है, और पत्नी ऐसा एक दिन नहीं जाता कि उसकी आंखों में आंसू न आए हों। वहीं बच्चे रात होते ही आसमान में तारों के बीच पापा को तलाशने लगते हैं। जब हमने उनके परिवार से बात की तो उन्होंने बताया कि जमीन जायदाद को लेकर हो रहे पारिवारिक विवाद के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसके चलते उनके पति ने इतना बड़ा कदम उठाया और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। उनकी पत्नी ये भी बताती हैं कि उनके पति की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल है, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, माँ की पेंशन पर घर चलता है। आज माँ बर्बाद हुआ भैया, मैं 24 घंटा ये तो लगता है। ठीक है, आप रोइए नहीं। किसी ने शादी के टूट जाने के गम में, तो किसी ने पारिवारिक विवाद में हो रहे तनाव में मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं उस बेटी की जो लाखों अरमानों के साथ गई थी घर की बहू बनकर, लेकिन वो बेचारी लालच और दहेज की बलि चढ़ गई। हम बात कर रहे हैं शहर के पूर्वांचल इलाके में रहने वाले रमेश कुमार बलैया परिवार की, जहां एक पिता भावुक होकर अपनी बेटी के साथ हुई आपबीती को नम आंखों से सुनाते नहीं थकते। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी सुरभि को नाजों से पाला था और बड़े अरमानों से उसका घर बसाया था और डोली में बिठाकर खुशी खुशी विदा किया था, लेकिन दहेज के लोभियों ने बार बार दहेज की मांग की और उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसकी जान चली गई, और जिन कांधों से डोली विदा की थी उन्हीं कांधों से उसकी अर्थी उठानी पड़ गई। अपनी मम्मी को बताया करती थी कि वे लोग पैसों की मांग करते हैं, गाड़ी की मांग करते हैं, तो मम्मी ने बताया मेरे को, मैंने जाकर उन लोगों को समझाया, लेकिन समझाने के बाद मैं छोड़ के आया। उसके 12-13 दिन बाद रात में फोन आता है कि तुम्हारी लड़की की तबीयत ठीक नहीं और सुबह उसको दिखाने ले जाएंगे। उस सुबह फोन आया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है, और फिर आध घंटे बाद खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई। एक और मसला ऐसा है
जिस कारण आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। अक्सर लोग प्यार में पड़कर मौत को गले लगा लेते हैं, कभी कोई एक तरफा प्यार में तो कभी कोई प्यार में एक ना हो पाने के डर से प्यार में अंधे होकर अपनी जान दे देते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है सागर के ही बरियाघाट इलाके की, जहां प्यार को मुकम्मल ना कर पाने के डर से पहले प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दी और फिर प्रेमी ने उसके जनाजे को कांधा देकर अगले ही पल अपनी जान दे दी और अपने घर में फांसी लगा ली। इस घटना के बारे में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स बताते हैं कि दोनों आमने सामने रहा करते थे। एक दिन शाम के वक्त लड़की ने अपने घर में फांसी लगा ली और जब सुबह उसकी अंत्येष्टि कर वापस आए तो उसके सामने रहने वाले लड़के ने भी अपने घर में फांसी लगा ली। तब जाकर सब लोगों को पता चला कि दोनों आपस में प्यार करते थे। मैं घर के बाजू में एक जैन फैमिली रहती, उनकी एक लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया था और जब हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके लौटे तो उसके बाद उसके परिवार मतलब जो उसका घर था जैन फैमिली का, उसके सामने एक लड़का रहता था, उसने भी सुसाइड कर लिया उसी दिन। तो उसके बाद हम लोगों को मालूम मतलब मोहल्ले वालों आस पड़ोस वाले लोगों को पता पड़ा कि दोनों के बीच में प्रेम चल रहा था, प्रेम संबंध थे, जिसके चलते तो उन्होंने सुसाइड किया और दोनों के परिवार के लोग इस शादी को लेकर दोनों की रजामंद नहीं थे, जिसके चलते लड़की के घर में लड़की का विवाद हुआ परिवार से। तो उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया और लड़का जब उसका अंतिम संस्कार करके लौटा तो उसने भी सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी उम्र के लोग आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि युवा, बच्चे और खास करके स्टूडेंट खराब रिजल्ट, फेल होने या पढ़ाई के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड भी इसमें इत्तेफाक रखते हैं। आत्महत्या कोई भी करे, उसके परिवार के बाद अगर कोई जूझता है तो वो है पुलिस। पुलिस भी यह मानती है कि अधिकतर आत्महत्या में तनाव के कारण होती है। जिले के पुलिस कप्तान से जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि युवाओं में अक्सर मानसिक दबाव और तनाव रहता है, जिस कारण वो ये कदम उठा लेते हैं। एसपी सचिन अतुलकर का कहना है कि जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं जिनमें कि हम अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं और डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सब परेशानियां जिंदगी का एक पड़ाव है और इनसे बचने का रास्ता केवल आत्महत्या करना नहीं है। सुसाइड जो है सभी उम्र के लोगों में पाया जा रहा है, जिसमें जो उम्र की सीमा है लगभग 15 साल से लेके 50-60 वर्ष तक के भी व्यक्तियों ने सुसाइड किया है। जो जिला सागर में डेटा है उसके अनुसार मुख्यतः अगर युवाओं की आप बात करें तो जो कारण सामने आए हैं उसमें कुछ कारण पढ़ाई से, परीक्षा से संबंधित होते हैं, कुछ कारण कुछ अगर किसी से उन्होंने उधार लिया है या कोई किसी लोन के कारण अगर प्रेशर में है तो वो भी कारण होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में फेल होता है तो वो भी कारण रहते हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न तरह के कारण युवाओं में सुसाइड के लिए सामने आए हैं। हमारे स्टूडेंट लोगों में भी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि आत्महत्या करने से कुछ हासिल नहीं होता। स्टूडेंट्स में जो सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है बहुत ही चिंता का विषय है और इसे सभी लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं। किसी भी स्टूडेंट पर पढ़ाई का और रिजल्ट्स का इतना अधिक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो उसको अपनी ज़िंदगी से बढ़कर मानने लगे और अगर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है तो सुसाइड की तरफ इस प्रकार की टेंडेंसी उसमें बढ़ने लगे। इसमें सभी लोगों को संयुक्त रूप से, विशेषकर टीचर और जो पेरेंट्स हैं को ये समझना आवश्यक है कि अपने बच्चों पर इतना अधिक प्रेशर पढ़ाई का और रिजल्ट्स का ना बनाएं जिससे वे उसको लगे कि कोई भी फेलियर जो है, जो टेम्पररी होता है, किसी क्लास में या किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, उस फेलियर को वो अपनी ज़िंदगी से बड़ा समझकर इस प्रकार का अटेम्प्ट या सुसाइड करने की टेंडेंसी उसमें बढ़ने लगे। आत्महत्या को लेकर अगर हम पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो साल 2012 में सागर जिले में 18 से 25 साल तक के 232 लोगों ने आत्महत्याएं की, जिनमें 123 पुरुष और 109 महिलाएं थीं।
वहीं साल 2013 में 240 लोगों ने आत्महत्याएं की, जिनमें 139 पुरुष और 101 महिलाएं थीं। पिछले साल 2014 में 226 लोगों ने आत्महत्याएं की, जिनमें 125 पुरुष और 101 महिलाएं थीं। अगर हम अभी पिछले 6 महीनों की बात करें तो अब तक 125 लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, जिसमें 67 पुरुष और 58 महिलाएं थीं। यह आंकड़े केवल 18 से 25 साल तक की उम्र के हैं। अगर हम सभी उम्र के लोगों की बात करें तो यह आंकड़े कहीं ज्यादा होंगे। आत्महत्या के पीछे तनाव के बड़े बड़े कारण निकलकर सामने आते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि आजकल लोग बहुत जल्दी तनाव का शिकार हो जाते हैं और यही तनाव को वो झेल नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू जरूर होता है। इस पर हमने ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक से बात की, जहां मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश कुमार तिवारी ने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं है। कुछ असफलता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। माँ बाप का बच्चों पर ध्यान न दें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या करने का। कुछ परेशानी में आत्महत्या करते हैं और भी कई कारण होते हैं। ये निश्चित रूप से आत्महत्या केवल हमारे देश की नहीं समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में एक विशेष मूल्य जो हम सब पर हावी है, एक समान, अधिक से अधिक उपलब्धि किसी भी कीमत पर। आज पेरेंट्स स्टूडेंट के रूप में जब बच्चे रहते हैं तो उनसे 99.99% भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं हमारा बच्चा 100% ले। तो उसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक सोशल फैमिलियर है, जो जैसे फैमिली बॉन्डिंग हमारी कमजोर हुई। स्ट्रेसफुल सिचुएशन बच्चों की मदद करते थे। आज बच्चा अगर अपने माँ बाप से रूठता है तो किसके पास जाता है? उसे भागने का अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। तो जो व्यक्ति में, जो समाज में व्यक्तिवाद बढ़ा है, जो उपलब्धि को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा एक तरह से मेंटली पजेसिव हो गए कि नहीं, हमें बस किसी भी कीमत पर। तो इस दबाव ने व्यक्ति के सामने अधिक से अधिक उपलब्धि के लिए उसे हमेशा मेहनत करने के प्रेरित तो किया, एक अच्छी चीज है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका जो सुख है, कल्याण है, जो पारिवारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, वो कमजोर हुआ है। अब इसका परिणाम क्या हुआ है कि जब भी वो असफल होता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता जो उसे सपोर्ट कर सके। तो एक मीनिंगलेस आत्महत्या कब व्यक्ति करता है? उस समय की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है केवल एक, अब मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा है, बेरोजगारी है, ठीक है। आज हमारे पास वस्तुओं की कमी नहीं है, आज हमारे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। अगर हमारे पास 20,000 का मोबाइल है तो हम चाहते नहीं, में 60,000 का मोबाइल चाहिए। 60,000 कहाँ से आएगा इसकी हम चिंता नहीं करते, इसके लिए गलत सही सारे। तो स्वास्थ्य मूल रूप से देखा जाए तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ी हुई घटना है और हम उसे अलग करके नहीं देख सकते। तो एक सम्यक, एक तो स्वास्थ्य की जागरूकता लोगों में नहीं है, ठीक है, कि किस समय अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, किस तरह की समस्याएं हो तो किस तरह के लोगों के पास जाएं। अभी हमें अगर स्वास्थ्य की जागरूकता के बारे में सरकार काम करे तो हम बहुत आसानी से मानसिक रोगों से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सागा टीवी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इस पूरी खबर की पड़ताल की तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, सागा टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभांगी जैन। पैक फूड, हम में से हर किसी शख्स ने कभी न कभी तो अपनी जिंदगी में पैक फूड खाया ही होगा, लेकिन आज इन्हीं पैक्ड आइटम को खाने से न जाने क्यों हम डरने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम पैक फूड को खाने से परहेज करने लगे? इसको लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, खाना मना है।
सालों से पैक फूड खाने का क्रेज चला आ रहा था, मगर मैगी के फेल हो जाने के बाद लोगों में एक डर सा बैठ गया है। हालांकि लोग फिलहाल फास्ट फूड को लेकर ज्यादा परहेज कर रहे हैं, लेकिन मैगी में जब से लेड और अमानक चीजें होने की बात सामने आई है, तब से तो मानो फास्ट फूड की बिक्री ना के बराबर हो गई है। एक तरफ सरकार ने मैगी पर बैन लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने बाजार में मैगी की तरह बिकने वाले नूडल्स को खरीदना ही कम कर दिया है। दुकानदारों की माने तो पहले नूडल्स की डिमांड बहुत हुआ करती थी, लेकिन जब से मैगी पर बवाल हुआ है, तब से तो मानो बिक्री ना के बराबर हो गई है। इसके चलते हमने दुकानदार मुकेश जैन से बात की। उनका कहना है कि पहले पैक्ड फूड बहुत पसंद किया जाता था, मगर अब उनकी सेल में कटौती आ चुकी है। मैगी और चाउमीन की सेल 0 हो चुकी है, तो वहीं सॉस, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स और बिस्कुट पर भी इसका असर पड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों में आजकल खुले आइटम ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, शक्कर वगैरह। पैक्ड फूड लोगों में कितना पसंद किया जा रहा है? पहले तो बहुत था, अब थोड़ा कम हो गया। और सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज़ की है? कैडबरी के आइटम और कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, पार्ले चाउमीन में भी मतलब इतने ही फास्ट फूड है, इनकी सेल बिल्कुल धीरे धीरे घट। अभी तक तो पैक पे लोगों का विश्वास था, लेकिन अब घटने लगा है। और मेरे हिसाब से तो खुले अपन खुद तैयार करके बेचते हैं, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय है मेरे हिसाब से। पैकिंग में क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। पैक्ड फूड लोगों में कितना पसंद किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है? यही मतलब पैक वाला आइटम आता है, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, और भी आइटम है, बिस्किट वगैरह। और मैगी की सेल का पर क्या असर रहा? मैगी तो अपन बेचते नहीं है, वैसे मैगी बंद हो गया है। आप कैसा आइटम बेचना पसंद करते हैं, खुला या पैक? पैक वाला आइटम पसंद करते हैं। आप भी ये डेली यूज में लेते हैं ये वाले आइटम? जी लेते हैं, हम घर ले जाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। सागर टीवी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इस पूरी खबर की पड़ताल की और फिर हम पहुंचे सागर जिले के खाद्य एवं औषधि विभाग के कार्यालय, जहां हमने यहां के एक अधिकारी से बात की। हमारी टीम जब जिला खाद्य एवं औषधि विभाग पहुंची, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई खाद्य अधिकारी SP राव से, जहां हमने उनसे विस्तार में जानकारी ली। SP राव ने हमें बताया कि वे सागर जिले में पिछले 2 वर्षों से खाद्य अधिकारी हैं और हर साल करीब 150 खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें से 15 से 20% प्रोडक्ट फेल हो ही जाते हैं। मैं तो ज़िले में 2 साल से पदस्थ हूँ और पैकिंग और गैर पैकिंग लगभग बराबर मात्रा में ही लिए जाते हैं सैंपल। कभी पैक्ड ज़्यादा लिए जाते हैं, कभी लूज ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो लगभग हर साल 150 सैंपल के आसपास होते हैं। उनमें से कितने सैंपल पास या फेल हुए? अभी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है मेरे पास कितने हुए हैं, लेकिन 15-20% हर साल फेल हो जाते हैं। सागर जिले से मैगी के सैंपल लिए गए हैं। 6-7 सैंपल हम लोगों ने लैब भेजे थे और उसमें से अभी रिपोर्टें लंबित हैं, आ रही हैं, आई नहीं हैं। जैसी आ जाएंगी तो उस पर जो कार्रवाई बनेगी उस हिसाब से। जिले के खाद्य अधिकारी की बात सुनकर हम भी चौंक गए कि आखिर 15 से 20% प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद खाद्य अधिकारी से हमने यह भी पूछा कि आखिर वे कौन से प्रोडक्ट हैं जो फेल हो जाते हैं।
तो उन्होंने हमें बताया कि फिलहाल उन्होंने शरबत, घी के साथ साथ पैक्ड दाल, चावल जैसे प्रोडक्ट के सैंपल लिए, जिसमें से शरबत और घी के सैंपल फेल हुए हैं। साथ ही दाल और चावल में भी मिलावट होना पाई गई। खाद्य पदार्थों में जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें काफ़ी वेरिएशन है, विविध प्रकार के आइटम इसमें मिलते हैं। तो हम पैक्ड और अनपैक्ड सभी प्रकार की आइटमों को कवर करते हुए, आटा है, दाल है, चावल है, और इसके अलावा पैक्ड आइटम में जैसे मैगी हो गया, अभी घी का भी सैंपल लिए हैं। तो ये सब सैंपल, और शरबत का भी गर्मियों में चल रहा था, शरबत का सैंपल एक फेल हुआ है, वो हमने भिजवाया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो हम लोग जो विविध प्रकार की खाद्य सामग्री है उन पर हम विभिन्न वेरिएशंस के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी की बात सुनकर एक पल को मानो हम भी चौंक गए और लगा कि मिलावट का धंधा काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस मिलावट के कारोबार के कारण कई लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, तो कई की तो जान तक पर बनाई है। मिलावट करने वाले लोगों का सीधा हमला आपकी सेहत पर होता है, लेकिन इसके बावजूद मिलावट करने वाला कभी यह नहीं सोचता इसका अंजाम क्या होगा। ऐसे ही एक अमानक पेट फूड ने 11 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि वह फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया था। शहर के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले अंकित रैकवार के साथ हुआ था ये पूरा वाक़या। आज से करीब 6 महीने पहले अंकित ने लोकल ड्रिंक्स पाउच पी लिया था और उसकी वजह से उसे उल्टी दस्त शुरू हो गई, जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई और उसे 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ये मैगी और पेप्सी बहुत ज़्यादा पीता था और मैगी खाता था। इससे आपके जिंदगी पे क्या असर पड़ा? ये बहुत बीमार रहा और उल्टी दस्त चालू रहा इसको, तो 15-20 दिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस हादसे से आपको क्या सीख मिली? इससे अब कुछ भी नहीं देते खाने को, कुछ बोलता भी है तो घर का ही देते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं देते। और आप समाज में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? यही बोले कि बच्चे को जो भी देना है तो घर का बना हुआ दे, बाजार का बंद खाना नहीं। इस हादसे के बाद अंकित का परिवार काफी जागरूक हो गया है। उन्होंने बाजार के आइटम का उपयोग बंद कर दिया है। साथ ही लोगों को भी सलाह देते हैं कि वो भी ऐसी गलती ना करें। इसके साथ ही सागर टीवी न्यूज ने घर की होम मिनिस्टर यानी हमारी माओ से बात की, जहां एक ऐसी ही मां सुनीता जैन ने कहा कि घर के खाने की पौष्टिकता की जगह कोई और खाना ले ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जमाना बदल रहा है और पैक फूड और जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ने घर के खाने की जगह ले ली है, जिससे बच्चों में डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारी होना आम बात हो गई है। इसे रोकने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया है कि जो भी खाना है वो घर पर ही बनेगा और सिर्फ जन्मदिन या सालगिरह पर होटल या अन्य फूड प्लेसेस पर खाना खा सकेंगे। वैसे तो कोई पैकेट फूड नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी सॉस वगैरह बाजार का यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। कभी होटल वगैरह में फास्ट फूड वगैरह खाने के लिए मोस्टली छोले भटूरे हैं, डोसा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। हाँ, मोस्टली पता तो है कि नुकसान करते हैं, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी महीने में मंथली एक आध बार बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल लगाते हैं कि मतलब बाहर ज़्यादा नहीं खाने देते हैं, सारी चीज़ घर में ही बनाते हैं और जब ज़्यादा इच्छा होती है तभी बाहर कोई ओकेशन पर ही जाते हैं। मेरा खुद का भी यही मानना है और बाहर भी कि कभी बच्चों को यदि बर्थडे वगैरह है और ज़्यादा इच्छा होती है तो तभी वो उनको यूज़ करें, मतलब ज़्यादा इंजॉय करना है तभी, अन्यथा अवॉइड करके घर में ही बनाने की कोशिश करें। अगर एक माँ अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए कोई रूल बना सकती है तो हम क्यों नहीं? क्या हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते? इस पूरी कवरेज में हमने सभी पहलुओं को जाना और समझा,
लेकिन अब भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात बाकी थी, जिसके बाद हमने अपना रुख उस तरफ बदला। इस पूरी कवरेज के बाद हमने जानना चाहा कि आखिर एक डॉक्टर का नजरिया क्या कहता है पैक फूड को लेकर। इसी के चलते हम पहुंचे सागर के डॉक्टर के पास। हमारी टीम ने पैक फूड और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों पर डॉक्टर की राय ली। डॉक्टर राजन चौदा ने बताया कि पैक फूड की पौष्टिकता फ्रेश फूड के मुकाबले कम होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पैक फूड एक जंक फूड है जिसमें ट्रांसफैट एसिड और वसा की मात्रा काफी होती है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसान पहुंचाती है। देखिए, पैक्ड फूड कोई भी फूड होता है, अगर हम फ्रेश फूड लेते हैं तो उसकी जो पौष्टिकता है उसके मुकाबले में पैक्ड फूड की पौष्टिकता कंपैरेटिवली कम तो होती है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने मरीजों को फ्रेश फ्रूट्स की सलाह देते हैं और जो फ्रेश लीफ वेजिटेबल्स हैं उनकी सलाह देते हैं और कोशिश करते हैं कि पैक्ड फूड ना दिए जाएं। जैसे पैक्ड फूड जितने भी हैं, जंक आइटम, जिनको हम लोग जंक आइटम बोलते हैं, ये हम लोग के हिसाब से इसमें ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है और ये बच्चे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में भी इनका काफ़ी नुकसान देखा गया है। और इससे बेसिकली इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे जंक फूड ये इस्तेमाल करते हैं उनको मोटापा की भी ज़्यादा होता है, उनका फैट कंटेंट BMI जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मैगी केस में विवाद हुआ है कि इसमें लेड कंटेंट की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। तो मेरे हिसाब से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट को कि जितने भी पैक्ड फूड हैं उन पैक्ड फूड में ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला हुआ जिससे जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, और साथ ही साथ में प्रिजर्वेटिव के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ना मिली हो जैसे मैगी में कभी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे कि मैगी में भी लेड कंटेंट इतना ज़्यादा रहेगा। तो बाकी आइटम की भी टेस्ट होना चाहिए और टेस्ट होने के साथ में इनकी गुणवत्ता को देखना ये हमारे डिपार्टमेंट, हमारे जो फूड डिपार्टमेंट है और हमारी सरकार का ही कर्तव्य है। इसके अलावा उन्होंने बाजार में खुले बिकने वाली सामग्री पर भी परहेज करने की बात की है। उन्होंने कहा कि ये भी स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान पहुंचाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी खुले आइटम, खुले भोज्य पदार्थ जो कि मार्केट में बिक रहे हैं, ऐसे खुले आइटम या कटे हुए आइटम कोशिश करना चाहिए कि हम ना लें और हमेशा फ्रेश चीज़ों को लें। और ख़ासतौर से मैं जैसे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शहर में हैं, जैसे चाट के ठेले हैं या कुछ ऐसी दुकानें हैं, होटल्स हैं जहाँ पर ये सामान जो बिकते हैं, डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनको देखें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो, जैसे मान लो आलू है, सुबह के आलू अगर शाम को समोसे बना दी जाए तो कई बार उसमें ख़राब हो जाते हैं। तो लोगों को देखना चाहिए कि जो भी चीज़ है वो फ्रेश हो, तुरंत की बनी हुई हो और उसमें उसका ध्यान रखें। रिपोर्ट में हम आप सभी दर्शकों को डराना नहीं चाहते थे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आप सभी को पैक्ड फूड की सच्चाई बताएं। अक्सर हम लुहावने विज्ञापनों में आकर यह भी नहीं देखते कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे खाने लायक है भी या नहीं। ये थी हमारी खास पेशकश, खाना मना है। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year.
and first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शुभम सैनी। आज हम अपनी इस खास खबर में बात करने जा रहे हैं सागर में विद्युत वितरण संभाल रही एसएल कंपनी की, जिसके कार्यभार संभालने के बाद से अब तक विवाद थमने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोगों की समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। सागर एक छोटा शहर या कस्बा, चाहे जो भी कहें, इस छोटे से शहर की कहानी काफी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश को रविशंकर शुक्ल जैसा पहला मुख्यमंत्री देने वाला सागर आज राजनीति का ऐसा शिकार हुआ कि अब शायद पूरी पीढ़ी को इससे जूझना पड़ेगा। दरअसल पिछले करीब 1.5 साल पहले सागर में प्रदेश सरकार ने एक नया प्रयोग किया। सागर में विद्युत व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी कंपनी एसएल को दे दी। एसएल को बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपने के बाद से मानो सागर की जनता के लिए परेशानियों के नए सफर की शुरुआत थी। लोगों की माने तो सागर में एसएल विद्युत वितरण कंपनी के आने के बाद से उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत बेवजह नए मीटर के बदलने से हुई। फिर बिल का अधिक आना, चाहे रात हो या दिन, कभी भी बिजली का गुल हो जाना, जगह जगह पर फॉल्ट होना, उन फॉल्ट को सुधारने के लिए कर्मचारियों को फोन लगाने पर टाइम पर नहीं पहुंचना, जैसी अनेक समस्या हैं। इन समस्याओं के साथ साथ लोगों का कहना है कि बिल भरने में अगर 2 दिन की भी देरी हो जाती है तो फोन पर मैसेज कर दिया जाता है और अगले ही दिन बिजली काटने के लिए एसएल के लोग दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं। और एसएल आने के बाद से जब से नए मीटर लगे हैं तब से बिजली के बिल में बहुत इजाफा हो गया है। गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा पाते हैं, उनका आधा पैसा बिल में चला जाता है। पहली बार तो बिल टाइम से नहीं पहुंच रहा है, दूसरा एग्जैक्ट बिल नहीं आ रहा है, रीडिंग टाइम से नहीं हो रही है। SMS आ जाते हैं, आप आइए यहाँ लाइन में लगी, बिल सुधरवाने की बात करिए तब भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, टाइम से सुधरते नहीं। या फिर काल देते हैं अगले बिल में देख लेंगे, अगले बिल में देख लेंगे। ऐसे में पिछले 4 महीने से रेगुलर आ रहा है और उसके बाद भी अभी भी वही स्थिति। आगे ऐसे बोलते हैं टाइम से बिल नहीं किया तो लाइट काट जाएंगे। मैं ये कैब चलाता हूँ, उसका कमर्शियल है कनेक्शन हमारा, और ये एडजस्टमेंट के लिए मैंने ऑफलाइन भी रसीद भर दी 2135 करीब 4 महीने 18 अप्रैल 2015 को भरी हुई है। अभी तक इन्हें ऑनलाइन इसको अपडेट नहीं किया। ये उनका एजेंटों का कहना है कि हम आपका मीटर ले जाएंगे अगर आप पैसा आप नहीं भर देंगे। ये गलत है। अगर इस तरीके की इनकी सर्विस है तो बिल्कुल बेकार है, रद्दी है और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना है। जो बिजली का बिल घर पहुंचाया गया है तो 975 का था। जब हम यहाँ बिजली का बिल जमा करने आए तो हमें बोला गया कि 250 का भरिए, क्योंकि हमारा मीटर कट गया था, हम लेट हो गए थे बिजली का बिल भरने के लिए, तो पिछला भी वो ऐड करके दे दिए थे। इस प्रकार से बिजली विभाग में हो रहा है, जो भर भी दिया जाता है तो उसका फिर से बना के दे दिया जाता है। अब ये हमारा 250 वाला सही है, लेकिन जो हमें घर में दिया गया था वो 975 का वो गलत है। तो ये पैसा निकालने का एक तरीका है बिजली विभाग का, जो कि सही नहीं है। ग्राहकों को परेशान न किया जाए। बिजली की बिल में तो ये मालूम पड़े जितना बिल आ रहा है जितना घर गृहस्थी चलाएगा वो बिल भरे अपन। ये समस्या चल रही, बिल इतनी बिल हैवी पटक रहे हैं हद ही से ज्यादा कि जे मान कर 3-3, 4-4 बच्चे एक पंखे में सो रहे हैं। ऐसी स्थिति चला रहे हैं हम लोग। क्या है कि जैसे परसों हमारे यहाँ एक पेश चला गया था तो हमने उनको फोन लगा, बोलने लगे पहले बिल भर दूँ। अब बिल की 1-2 दिन अपन लेट हो जाते हैं, बोले पहले बिल भरो फिर उसके बाद आकर हम आपके यहाँ पेश चालू करें। ये दिक्कत मीटर से भी हो रहा हो, ये सब मीटर में धांधली हो, बढ़ा के चल रही हो, यही सब है। और क्या, तो सभी संतुष्ट थे जब से ये आए हैं नई एसएल कंपनी। जब से कुछ ज्यादा ही आप देख रहे हो सिटी में मची है हड़कंप। एसएल विद्युत वितरण कंपनी एक नासुर की तरह जनता को लगने लगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता की इस तकलीफ को समझने की बात तो कहते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाते। नगर विधायक शैलेंद्र जैन और मंत्री भूपेंद्र सिंह साथ साथ भूख हड़ताल पर बैठे एसएल का विरोध जमकर किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने तो विरोध प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई कांग्रेसियों ने लाठियां खाई, उन पर मामले दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद सारे प्रयास नाकामयाब रहे। इस बीच विधानसभा चुनाव आए और दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने एसएल को सागर से वापस भेजने के वादे भी किए, लेकिन चुनाव बीतने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील तिवारी खुद बीजेपी में शामिल हो गए और भाजपा से चुनाव जीतने वाले शैलेंद्र जैन ने सामाजिक चिंतक रघु ठाकुर के साथ मिलकर एसएल की 48 वार्डों से अर्थ यात्रा निकालकर ऐतिहासिक विरोध किया।
लेकिन इसके बाद भी एसएल अंगद की पैर की तरह जमी रही। कई बार वक्त ऐसा भी आया जब लगा मानो बस एसएल का सफर सागर से खत्म होने वाला है, जिसमें तत्कालीन सांसद मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन एसएल के विरोध में अनशन पर बैठे, और दूसरी बार तब जब सभी दलों ने मिलकर एक साथ सभी वार्डों से अर्थी यात्रा निकालकर विशेष विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद एसएल अंगद की पैर की तरह अभी भी जमी हुई है। पहले दिन से एसएल के खिलाफ था, आज भी एसएल के खिलाफ हूँ, और एसएल के कारण क्या स्थिति शहर की हमारे सामने। एसएल कोई बड़ी चीज नहीं है। एसएल को तो हम लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन खत्म कर देंगे। सागर की जनता ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन एसएल कंपनी अगर किसी अनुबंध में बंधी हुई है तो उसको रास्ता ढूंढना होगा, और वो रास्ता ढूंढने का काम जनता का नहीं है, रास्ता ढूंढने का काम उनका है। वो रास्ता ढूंढे और जनता की तकलीफों को दूर करे, ये हमारी। दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता सरकार के लिए, सरकार ऐसे हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ये जो शहर उमड़ा है, इस भावनाओं को मुख्यमंत्री से और दूसरा रास्ता है कि हम लोग ऐसे तो लाचार करते हैं, जैसे छोटे हम अनुबंध को रद्द कराने के लिए जोर डालते हैं और अक्सर को लाचार कर देंगे। आज हालत है कि जैसे काफी व्यवहार करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी एसएल के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हावी होती रही, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद एसएल का विरोध कर सत्ता की लालच रखने वाले नेता खुद अपनी पार्टी को छोड़कर सत्ता का सुख भोगने चले गए। कभी विपक्ष में रहे और आज सत्ता में शामिल होने वाले एसएल के सबसे पहले और बड़े विरोधी नेता सुशील तिवारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को एसएल के विरोध में ज्ञापन भी दिया। उनका भी कहना है कि वो अंत तक एसएल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसमें दो मत नहीं है कि सागर में जब से एसएल आई है, जब से मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हैं जो सागर के और निम्न वर्गीय उपभोक्ता है, उनकी कमर टूट गई है। लगातार मनमाने बिजली बिल दिए जा रहे हैं, तो पूरी जो गर्मी निकल गई और अभी भी विद्युत कटौती लगातार जारी है और उपभोक्ताओं पे आकलित बिल के नाम पे अधिक बिलों का बोझ जबरन लादा जा रहा है। तो इस संबंध में हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और शिवराज जी भी पिछले महीने जब सागर आए थे तो हमने उनको इस बात से अवगत कराया था कि सागर की जनता में एसएल के प्रति बहुत नाराजगी है, तो एसएल को तत्काल यहाँ से विदा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एसएल एक तरफ तो उपभोक्ताओं से मन महीना बिजली का बिल वसूल कर रही है, दूसरी तरफ उसको जो शासन का करोड़ों रुपए देना वह नहीं दे रही है। यह कहीं न कहीं शासन के नियमों की अवहेलना है और तत्काल एसएल को इस मामले में यहाँ से विदा कर देना चाहिए। एसएल तो का एग्रीमेंट तो लंबा है, परंतु जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे शीघ्र ही हमें आशा है और विश्वास है कि एसएल सागर से विदा होगी। एसएल के खिलाफ लगने वाले आरोपों पर एसएल विद्युत वितरण कंपनी के पीआरओ रवि शुक्ला का कहना है कि कोई भी नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है
हमने जनता की सुविधा के लिए कई काउंटर खोल दिए हैं, जिससे पहले लोगों को घंटों खड़ा रहना पड़ता था, और मीटर रीडिंग के लिए फोटो सिस्टम कर दिया है, जिससे जनता को सबूत के तौर पर उनकी रीडिंग बता सकती है। लेकिन इन्होंने जितनी बातें कहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कहीं। हाल ही में ऐसी खबर जमकर आई है कि एसएल कंपनी और फील्ड स्टाफ के बीच काफी मनमुटाव बढ़ गया है, लेकिन बाद में सब फिर शांत होता दिखा। उधर एसएल का कहना है कि वो विद्युत उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वही जनता भी एसएल को अब बर्दाश्त करना सीखती जा रही है। देखिए, विरोध जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका विरोध होता है, नो डाउट। माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर एसएल को यहाँ पे लेकर आए हैं तो उनकी उम्मीदें भी एसएल से होंगी कि भाई सेवाओं में बढ़ोतरी, है ना, बहुत अच्छी लाइट मिले, लोगों को अच्छी सेवाएं मिले, है ना, लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिले पेमेंट करने के, और तमाम तरीके मिले जिससे लोग जो है पुरातन जो व्यवस्था थी उससे अच्छा महसूस करें। हम भी लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने कई कामों से हमने इसको बढ़ावा दिया है। जैसे मैं बताऊं आपको, आज की डेट में अगर अपन बात करें तो शटडाउन्स के अलावा ब्रेकडाउन्स बहुत कम होते हैं। शटडाउन मतलब जो होते हैं जब हम बताते हैं कि हाँ बिजली गो रहेगी, मेंटेनेंस करना है या किसी कारणवश शटडाउन है। ब्रेकडाउन्स वो होते हैं जैसे फॉल्ट है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हम अपनी टीम भिजवा के तुरंत अगर हम जैसी जानकारी मिलती है हम टीम तुरंत भेजते हैं और उसको जितनी जल्दी हो सके उसको हम ठीक करवा के लोगों को राहत देते हैं। तो इसमें हमने बहुत काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डेवलप किया है हमने। सरकार ने भी RAP DRP योजना करी है जो जिसके तहत काफ़ी काम हुआ है, उसका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। हमने जैसे बीच में भी आपसे चर्चा करी, हमने बिलिंग के संबंध में बिल के काउंटर्स बहुत सारे ओपन कर दिए जहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार बिल भर सकते हो। आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बहुत सारे वेरिड ऑप्शंस मिल गए हैं बिल पे करने के, जिसके लिए पहले केवल आपको यहाँ पे आके घंटों खड़े होना पड़ता था, वो एक सुविधा दे दी है। दूसरी हमने फोटोमीटर रीडिंग का एक प्रावधान किया जिसकी वजह से हम 100% ट्रांसपेरेंट रीडिंग हम कर पा रहे हैं। तीसरी हमने सुविधा दी आंतरिक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की गठन हुआ है हमारे यहाँ पे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है आपकी, आपको लगता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो पाई या किसी कारणवश आपको वो सलूशन नहीं मिला जो आप चाहते हैं या आपके मन में है वो चीज़, उसका डाउट है, तो आप आंतरिक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में जाके अपना मामला दर्ज करा सकते हैं और वो उस पर उसकी पूरी जांच करते हैं। अच्छा, उसके जो चेयरमैन हैं वो भूतपूर्व सी रह चुके हैं MPEB के, वो उसके चेयरमैन हैं, वो अपनी रिपोर्ट लेते हैं उस पर और पूरा हम लोग को उस पर आदेशित करते हैं। उस पर जो भी उसका निर्णय होता है वो निर्णय देते हैं और उसको हम मानने के लिए बाध्य होते हैं। सागर की जनता ने मिलकर एसएल का काफी विरोध किया। राजनीतिक पार्टी और नेताओं ने मिलकर जमकर राजनीति की। इतना सब कुछ करने के बाद भी एसएल अपनी जगह पर बनी हुई है। वही अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और नया क्या क्या पॉलिसी का निर्माण होगा। कैमरामैन नवीन सोनी के साथ मैं शुभम सैनी, सागर TV न्यूज़। सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं मनीष तिवारी। आइए करते हैं बात सागर की, जो मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है। इस दिल में रहने वाले लोग जो कभी बीड़ी उद्योग पर निर्भर थे, आज इसी सागर से ये उद्योग विलुप्त होने की कगार पर है। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीड़ी उद्योग के विलुप्त होने के कारण क्या है। सागर बीड़ी बनाने वाले देश का बहुत बड़ा केंद्र, या यूं कहें कि एक जमाने में था। इससे सटे दमोह और जबलपुर में भी ये उद्योग बड़े पैमाने पर चलता है। सागर में ज्यादातर बीड़ी, अगरबत्ती और पापड़ बनाने का काम किया जाता है, पर यहाँ का मुख्य व्यवसाय बीड़ी ही है, जो आज समय के साथ अपेक्षित विकास न होने की वजह से खत्म होने की कगार में है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से साल 2011 में बुंदेलखंड में 51,02,953 मजदूर हैं, जिनमें सागर से सबसे ज्यादा मजदूरों की हिस्सेदारी शामिल है। सागर के अलावा पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भी
बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। सागर शहर में आधे से भी ज्यादा गरीब परिवारों के घर का चूल्हा बीड़ी बनाने से ही जलता है। ऐसे में अगर ये काम बंद हो जाता है तो इनका एक वक्त का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। बीड़ी बनाने वाले इन परिवारों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन्हें इस काम के अलावा कोई और काम नहीं आता है। इसी का कारण है कि कम पैसा मिलने के बावजूद भी ये सब बीड़ी बनाने को मजबूर हैं। हमें 45 साल है। कितने पैसे मिलते हैं? पहले मिलते 50-60 हो गए। इतने में आपके परिवार का गुजारा चल? नहीं चलाते है। पत्ती ज्यादा कट जात हो में 30 की पत्ती कट रही 1000 का फायदा है। 6 की लत्ती कट रही कछु नहीं मिलाते है। वो तो हमारे ऐसे बनाते हैं यहाँ पर ज्यादा कटा पत्ती कटा सब कटा थे, कोई फायदा नहीं है। बस बना दिया हमारी। और सरकार की ओर से जो भत्ता वगैरह मिलता है वो कुछ मिलता है? कछु नहीं मिला। कछु ने फंड कटा दिया, कछु नहीं मिला। हाँ, और क्या है ना था, हम बुढ़े आदमी मजूरी करने लायक हैं, धीरे धीरे अपने बना ले 200-300 भी बनाते। जब से पैदा भाई जब ऐसे बना रही। एक दिन में कितनी बीड़ी बना लेती? अब तो पेड़ बना लेते 1000-1200, अब तो 10 कट्टा 5 कट्टा और उतने ही में नहीं पूरा पाल रहा हुआ। इतने में आपके परिवार चल जाता है? परिवार अपना काम तो करने लगे, बेलदारी करे, मिस्त्री करे। और शासन की ओर से आपको कोई लाभ मिलता है? कुछ लाभ नहीं मिले। तो फिर आपने बीड़ी का काम ही क्यों चुना? और भी काम का काम है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, इतने न फैक्ट्री है न कछु का कर। शासन ने बीड़ी मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कई प्रावधान लागू किए हैं, लेकिन ये प्रावधान केवल उन मजदूरों पर लागू होते हैं जो बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि सागर में बीड़ी फैक्ट्री व्यवस्था तेजी से खत्म होती जा रही है। आज के समय में बीड़ी घर खाता व्यवस्था से बनाई जाती है। बीड़ी मजदूरों को सागर में प्रति 1000 बीड़ी पर 50 से 60 रुपए दिए जाते हैं, जो हर राज्य के जिलों की तुलना में दिए जाने वाले पैसे से आधे से भी कम है। सागर टीवी न्यूज की टीम कई ऐसे गरीब बीड़ी श्रमिक परिवारों के दरवाजे तक पहुंची और उनसे बात की, जहां उन्होंने अपना दर्द कुछ यूँ बयां किया। 700 जब 1000 भर बनाते हैं, जब मिला तो 60 रुपये। अरे गुजारा नहीं चला था। पत्ती देते 500 ग्राम, निकले ऐसे पैसा काट लीजिए। 40 साल। आप एक दिन में कितनी बीड़ी बना लेती हैं? 5-6। इसमें कितने पैसे मिलते हैं? 300। आप कितने साल से बीड़ी का काम कर रही हैं? जब से मैंने शुरू से समारी है, जब से बीड़ी का काम करते हैं। और जब से और अब से क्या अंतर आया है बीड़ी बनाने में? क्या अंतर है? पहले 2.5 रुपया आता है, अभी मैंने 50 रुपया 60 रुपया हो गया है। इतना अंतर है। अब क्या है अंतर? तो इतने में आपके परिवार का गुजारा चल जाता है? परिवार का नहीं चलता है, सब क्या करें, मनो करेंगे, क्या करा जाए। कितने पैसे मिलते हैं आपको? और कितनी बीड़ी बना लेती हैं? सागर टीवी न्यूज की टीम कई ऐसे गरीब बीड़ी श्रमिक परिवारों के दरवाजे तक पहुंची और उनसे बात की, जहां इन्होंने अपना दर्द कुछ यूँ बयां किया। इसमें आपके परिवार का गुजारा हो जाता है? मेरा खुद का गुजारा हो गया है, परिवार को काम। तो फिर आप कुछ लाभ नहीं मिलते। आपके बीड़ी श्रमिक कार्ड वगैरह बने? उसमें आपको कुछ लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? बीड़ी उद्योग से जुड़े लोग बेपनाह पैसा कमा रहे हैं, वहीं दिन भर काम करने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल है। और इस उद्योग से जुड़ी महिलाओं की स्थिति
दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। वहीं कई लोग टीबी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं। सागर में मजदूरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए साल 2006 में एक बीडी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसमें बीडी मजदूरों का फ्री इलाज किया जाता है। और 200 से 250 पेशेंट है, बाकी सीजन को देखते हुए कई बार 300 पेशेंट पे पहुंच जाते हैं। साथ यहाँ ओपीडी की हमारी व्यवस्था है, साथ में वार्ड में एडमिशन भी है मरीजों का एडमिट करने पे, साथ में वेलफेयर स्कीम्स की भी हॉस्पिटल। ज़्यादातर मरीज जो है वो धुएं की तकलीफ से परेशान होते हैं, इसमें लंग्स और साथ में स्किन में इन्वॉल्व होती है, खासकर लंग्स में फेफड़ों की बीमारियां ज़्यादा दिखाई देती हैं यहाँ पे। साथ में मरीज काम ज़्यादा करते हैं बीड़ी रोल करने का, तो उससे शरीर में तकलीफ जैसे हाथ का दर्द, बुखार जैसी तकलीफें भी लेकर आते हैं। तो उसका संगठन है बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड, बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन, उसके अंतर्गत ये हॉस्पिटल आता है। तो हम सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाती है, साथ में कल्याण की जितने भी स्कीम्स चलते हैं हमारे, उसमें मरीजों का असिस्टेंस मिलता है। देखिए, बीड़ी पीना तो हानिकारक है, बीड़ी ना पिए तो बेटर है, और जो बीड़ी पीते हैं उन्हें मेरी ये सलाह है कि वे बीड़ी पीना छोड़ें, क्योंकि इससे बहुत हानियां हैं, शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और जो बीड़ी बनाते हैं उन्हें सावधानी बरतना है कि जब बीड़ी बनाते हैं तो वो नाक मुंह को ढक कर रखें, साफ कपड़े से सही पोजीशन में बैठकर बीड़ी बनाएं, और हाथों को पैरों को साफ रखें। जब मसाले वगैरह का उपयोग करते हैं बनाने में, उसके बाद साफ हाथ पैर धोएं। अपने खाने पीने का उचित है। दिल, गुर्दा और फेफड़ों से संबंधित गंभीर रोगों के लिए सरकार ने 1,30,000 तक की सहायता राशि तय की है। इसके अलावा महिला श्रमिकों के लिए 50 से लेकर 500 तक की अलग अलग बीमा योजना शुरू की गई है। किसी दुर्घटना में मौत के लिए 25,000 व प्राकृतिक मौत के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है, जिसे LIC भुगतान करती है। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो 250 से लेकर 8,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। आवास योजना 2001 के अनुसार हर बीड़ी मजदूर को घर बनाने के लिए 40,000 रुपए दिए जाते, लेकिन इन परिवारों के पास अपनी जमीन न होने के कारण ये सभी इस योजना का लाभ चाहकर भी नहीं उठा पाते हैं। इन मजदूरों में ज्यादातर मजदूरों को शासन की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता है तो सिर्फ इतना कि अपने परिवार के 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना है। हमने इस उद्योग से जुड़े और इन बीड़ी मजदूरों से काम लेने वाले सट्टेदारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि सर मैं करीब 5-6 साल हो गए सबसे वेतन। आपके अंडर में कितने मजदूर काम करते हैं? मेरे अंडर में 10-12 मजदूर हैं, और भी बड़े बड़े सट्टेदार हैं। मैं तो छोटा मोटा मतलब काम करता हूँ। मैं तो बस क्या करता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ और बड़े सट्टेदार को जाके दे देता हूँ। आपको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वही देते हैं बड़े सट्टेदार। आप मजदूरों को कितना पैसा देते हैं 1,000 बीड़ी पे? 1,000 बीड़ी पे हमें यहाँ पर मजदूर को देते हैं 60 रुपए। तो आपको लगता है कि आपकी तरफ से जो पैसा दिया जाता है वो बहुत कम है? ये तो बहुत कम है, लेकिन क्या है, ऊपर से पैसा नहीं मिलता ना। वो सट्टेदार वगैरह जो बड़े सट्टेदार है वो सही तरीके से पैसा नहीं देते ना। बड़े वहाँ जहाँ दुकानें बनती है बड़ी से, दुकान वाले भी नहीं देते पैसे इतना। तो प्रशासन की ओर से मिलता है, वो फॉर्म वगैरह भरते, बड़ी कार्ड बनता है, तो उनको अस्पताल से दवाई वगैरह सभी फ्री मिलती है, और वहाँ पर इलाज भी होता है हम लोगों का बड़ी का कार्ड। क्योंकि कच्चा माल सट्टेदार ही सप्लाई करता है, तो ये अपना कमीशन काट के रेट तय करते हैं। प्रति 1000 बीड़ी के लिए सट्टेदार 230 ग्राम जर्दा, 500 ग्राम पत्ती और 5 रुपए का धागा देता है, और इसमें से कुछ पत्ती खराब निकल आए तो सट्टेदार मजदूरों के पैसे काट लेते हैं, और कटी के नाम पर भी प्रति 1000 बीड़ी पर 100 बीड़ी अलग से लेते हैं। कम से कम 50 आदमी। और आपको लगता है कि आप जो बीड़ी श्रमिक देते हैं, बीड़ी श्रमिकों को जो मजदूरी देते हैं, वो उनके लिए पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। इसलिए तो दिन प्रतिदिन ये क्या है, बीड़ी का काम घट रहा है। और आपको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वही जो बड़ी बड़ी ब्रांच है वहाँ से मिलता है। ब्रांच वही सुविधा तो जो है कि वही ब्रांच से मिलती है। हमारे यहाँ हम तो कच्चा माल देते हैं। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है, आजकल सट्टेदार बीड़ी सीधी कंपनी में न देकर खुद कम दाम में अपना लेवल लगाकर बेच देते हैं।
जिससे वे टैक्स से बच जाते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों को ये टैक्स चुकाना पड़ता है। और इस टैक्स से बचने के लिए अब कंपनी मालिकों ने भी अपने व्यवसाय को कम करने का मन बना लिया है। शासन से साल में 2 लाख से लेकर 20 लाख बीड़ी बनाने पर टैक्स फ्री है और इतनी बीड़ी बनाने के लिए महज 20 से लेकर 25 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लगभग 500 से 700 के बीच में इन लोगों को वक्त पे जो भी जरूरत होती है वो सहूलियत मुहैया कराते हैं। मेडिकल की सहूलियत तो मेन है, तो वो कराते हैं उपलब्ध इन लोगों को। कच्चा माल तेंदुपत्ता तो पहले जंगलों से आया करता था, लेकिन अब उसका नेशनलाइजेशन होने के कारण अब उसको व्यापारियों से खरीदना पड़ता है। अब तो बीड़ी की संख्या काफ़ी कम हो गई है। पहले जो करोड़ों में बना करती थी, अब वो लाखों पे आ गई है। हाँ, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की एक नीति है कि जो प्रति व्यक्ति के लिए 2 लाख से 20 लाख बीड़ी तक की छूट है। उस पर कोई सरकारी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी नहीं लगता है। तो ऐसे ऐसे करके वो बहुत कई लोगों के साथ इकट्ठा बना के बेच देते हैं, तो उनको सस्ते में बेच देते हैं, पूरा ट्रक भर के ले जाते। इसका मेन कारण शासन की ये नीतियाँ हैं, और ये उस पर वो है कि बीड़ी से आदमी मर जाता है। यही है शासन की नीतियाँ हैं, इसमें मुख्यतः काम करती है। क्या सिर्फ कानून और अधिनियम बनाकर इनकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? शायद नहीं। इनकी जिंदगी में सुबह तभी आएगी जब इन तमाम योजनाओं को सरकार सही ढंग से जमीन पर दौड़ाए और इन्हें इनका हक दिलाए। सागर टीवी न्यूज़ से मैं मनीष दीवान ले रहा हूँ इजाज़त। नमस्कार। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आनंद का ये डायलॉग शायद ही कोई भूल पाया होगा, लेकिन आज हमने रंगमंच को भुला दिया है। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज की इस खास खबर के साथ मैं हूं कृष्णकांत और आइए आज बात करते हैं सागर क्षेत्र के रंगमंच की, जिसका अपना ही शानदार इतिहास है और सुनहरे भविष्य की तलाश है। रंगमंच एक ऐसी दुनिया जिसमें जिसने गोते लगाए डूबता ही चला गया। लाइट, कैमरा, एक्शन वाली फिल्मी दुनिया की तरह ही रंगमंच की एक अपनी दुनिया है, लेकिन इसमें कट, रीटेक और एडिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें सिर्फ एक कलाकार मंच पर अभिनय कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। वैसे तो सागर की इस रंग यात्रा में जहां अनेक रंग कार्यशालाओं का आयोजन हुआ, वहीं अनेक राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित हुए। इसमें पृथ्वीराज कपूर, बाबा करण, हबीब तनवीर, बंसी कोल, गोविंद नामदेव, दिनेश खन्ना, हेमियन, आलोक चटर्जी आदि रंग मर्मज्ञों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन न जाने सागर में आज भी रंगमंच में कम ही लोग रुचि दिखाते हैं। वहीं जो इससे जुड़े हैं वो अब भी इसमें भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। सागर के ऐसे ही रंगमंच के दिग्गजों से हमने बात की, जिनका कहना है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और जितने नए लोग जुड़ते हैं और काम करते हैं उससे और ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है कि कम से कम सागर में रंगमंच के प्रति जो एक जागरूकता आई है और कलाकार उसमें आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कि आने वाले कल में सागर का रंगमंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो होना चाहिए। वैसे भी सागर का रंगमंच नेशनल स्तर पर तो काम कर ही रहा है। हम पिछले 5 सालों से जो युवा उत्सव होता है उसमें रंग प्रयोग की बात नहीं करता हूँ, और जो हमारे सागर के और दूसरे ग्रुप्स के कलाकार हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और नेशनल फाइट करते हैं, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मध्य प्रदेश का रंगमंच बहुत आगे है।
मैं सहज रहता हूँ हमेशा। एक लंबा समय हो गया काम करते करते और पूरे देश में काम किया है, तो असहजता महसूस नहीं होती। 100% छोटे कलाकार ही तो बाद में बड़े कलाकार बनने वाले हैं। और जैसे कि हर कलाकार जानता है कि मेरा छोटा कलाकार मुझसे आगे है, तो मैं भी चाहता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा जीवन ही नाटक है, क्योंकि मैं जिस नौकरी में हूँ, सरकार ने मुझे नाटक करने के लिए ही रखा हुआ। मैं शासकीय सर्विस में हूँ और मैं नाटक ही कर रहा हूँ शुरू से। जब मैं कक्षा तीसरी में था तब से मैंने नाटक शुरू किए और पूजनी गोविंद नामदेव जी के निर्देशन में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और आज भी मैं नाटक करता ही जा रहा हूँ। बहुत जोर की भूख नहीं। नीलम भुजस्नाम लंकोंगलागम सीता समारोह तमाम भागम पारो महासायक चारु चापम गाय भारत नंदन प्राण विदीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते ढल में से सामान्य कीड़े मकोड़ों की तरह तो जिंदगी तमाम लोग जीते हैं, लेकिन एडवेंचरस लाइफ के लिए कुछ नया, कुछ मिस्ट्रीपूर्ण चीज चुनने के लिए मैंने रंगमंच का क्षेत्र चुना और मुझे बेहद गर्व है कि मैंने यह क्षेत्र चुन के अपने आप को धन्य बना लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें कि रंगमंच एक संस्कार है और व्यक्ति को इसमें प्रवेश कर अपने आप को संस्कारित करने का बहुत मौका मिलता है। तमाम विधाएं हैं, सब विधाएं अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ हैं। उन सभी विधाओं को इसमें जोड़ा जाए तो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ रंगमंच बनता है। जिस प्रकार तमाम नदियां बहती हुई आखिर में समुद्र में मिलती है, वैसा ही हमारा ये रंगमंच है। इसमें सभी विधाओं को शामिल करके हम कुछ अच्छा सर्जन कर सकते हैं। समाज को एक दर्पण के रूप में हम उसकी शक्ल दिखा सकते हैं। देखिए, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, अकेला एक चना कभी भाड़ में झोंका नहीं जा सकता। ये सामूहिक प्रयास है, एक दूसरे के प्रति विश्वास का परिकाष्ठा है। एक दूसरे पर विश्वास कर हम अपनी करनी को करते जाते हैं और वो कुछ अच्छी, कुछ बहुत अच्छी बन जाती है। प्रयास निरंतर जारी रहता है। आर्टिस्ट को गेटअप देना, लुक देना, जो भी कैरेक्टर रहते हैं उस कैरेक्टर में आर्टिस्ट को ढालना, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका है मेकअप आर्टिस्ट की। और मैं इस विधा में विगत 30 साल से हूँ। मैं खुद भी थिएटर करती हूँ, बेसिकली एक्टर भी हूँ और अलग अलग कैरेक्टर्स को रूप देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी कैरेक्टर है वो अपना पूरी तरीके से उस लुक को, उस गेटअप को देना और उसके बाद कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर करता है उस कैरेक्टर को अपने आप में वो लुक प्रॉपर लगना एक बहुत बड़ी बात है। और उसी लुक को मैं उस कैरेक्टर को उसी रूप में निर्वाह करने की पूरी कोशिश करती हूँ। पिछले दशक में सागर के युवा रंगकर्मियों में मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, महेंद्र मेवाती, श्रीवर्धन त्रिवेदी, संजय श्रीवास्तव सहित कई कलाकारों ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जरिए भारतीय रंगमंच पर एक नई पहचान दिलाई। इसके साथ साथ राकेश सोनी, जगदीश शर्मा, पंकज तिवारी, आनंद जैन, राविंद्र दुबे, सचिन जैसे कलाकारों ने सागर के रंगमंच को वर्तमान में जीवंत बनाए हुए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश सोनी का कहना है कि सागर में रंगमंच 8वीं शताब्दी से होता चला आ रहा है। उन्होंने साथ ही लोकनाट्य,
स्वांग रामलीला नौटंकी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि स्वांग गाया और खेला भी जाता है, जो बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा बारात चले जाने के बाद अपनी सुरक्षा की नज़र से इकट्ठा होती थीं और बाई बाबा कोरी कोरी जैसे स्वांगों को खेलती व गाती थीं। रहसन और मूक अभिनय का भी जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत से नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि सागर के आधुनिक रंगमंच की शुरुआत 1890 से मानी जाती है। ज्वाला प्रसाद जोशी, जगन्नाथ शर्मा, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे नाटककारों ने नाटक लिखे, साथ ही अभिनय भी किया। लोक कलाओं का बड़ा हमारे बुंदेलखंड में, सागर में बड़ा योगदान है। तो लोक नाट्य जो है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी प्राचीन परंपरा है। लोक नाट्य में यहाँ पर स्वांग जो है, तो देश में कई अपने अपने अंचलों की स्वांग है, जैसे राजस्थान में है, महाराष्ट्र में तमाशा है ना, और बंगाल में जात्रा है। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जो अंचल है उसमें स्वांग का बड़ा है। स्वांग कई अवसर पे किए जाते हैं। एक तो राई नृत्य यहाँ का जो लोक नृत्य है, उसमें जो लोक नाट्य होता है, नाटक तो वो भी रूपक संस्कृत के हिसाब से, तो जो लोक नाट्य राई जो है ये भी हमारी प्राचीन परंपरा है, उसी समय से चली आ रही है। अंग्रेजों के पूरा शासन था उसी समय से। तो लोक नाट्य तो हमारे कहना चाहिए ग्रामीण अंचलों में घर घर में ये स्वांग जो है, शादी विवाह में जो बाबा बाई पांडे जी, इस तरह से कुछ स्वांग होते हैं कि पूरे गांव के लोग जो है बारात में चले जाते हैं, महिलाएं बसती हैं, तो वो अपने मनोरंजन के लिए और अपने सुरक्षा के लिए इकट्ठी होती हैं और स्वांग रचती हैं, लोगों का स्वरूप रचते, नए नए उसमें व्यंग्यात्मक प्रहसन करते हैं वो लोग। तो ये स्वांग भी हमारे यहाँ की लोक नाट्य परंपरा, स्वांग गाया भी जाता है राई के साथ। तो स्वांग राई नृत्य जो हमारे यहाँ का है उसमें बीच में किया भी जाता है, ताकि नर्तकी को, वादकों को थोड़ा सा आराम मिले। उसके साथ साथ दर्शकों में भी एक थोड़ा सा जो एक रास्ता एक अलग उसमें बन जाता है, उससे थोड़ा सा अलग। तो ये भी हमारी प्राचीन परंपरा रही है। पिछले 2 दशक से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित युवा उत्सवों के आयोजनों के कारण विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में रंगकर्म की चेतना जागृत हुई है, जो नगर के रंगकर्म के लिए शुभ संकेत हैं। बशर्ते यहाँ पर हो रहे रंगकर्म को सही दिशा मिलती रहे। वैसे एक अच्छा कलाकार गलती को भी इम्प्रोवाइजेशन की मदद से सुधारता है और अपनी प्रस्तुति को बखूबी निभाता है। लेकिन कलाकार भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, उसको भी भूख प्यास सुख दुख से गुजरना पड़ता है। लेकिन शायद सागर में कला के इस पुजारी को अभी और संघर्ष करना होगा। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155
9303757677 and 9425139885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर